वीकेंड निष्कर्ष में अभी आपने देखा कि एक आम आदमी इन चुनावों में खास क्यों नजर आ रहा है, और उस आम आदमी में अब एक स्ट्रांग, एबल और स्टेबल गवर्नमेंट की छटपटाहट है। ऐसा क्यों? 10 साल, एक सरकार, एक प्रधानमंत्री, एक गठबंधन, और उस गठबंधन का एक सर्वमान्य नेता होने के बावजूद ऐसा लगता है कि जनता के मन में एक छटपटाहट है मजबूत, स्थायी और काबिल सरकार की। क्यों? अगर 5 साल पूरा करने को ही स्थायित्व कहते हैं तो यूपीए ने 2 बार ऐसा किया। अगर मजबूती नेता के अपनी जगह पर बने रहने का नाम है तो 10 साल मनमोहन सिंह को कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं पाया। और अगर जन कल्याण की योजनाओं को बनाना और लागू कराना ही किसी सरकार की काबिलियत होती है तो यूपीए के रिपोर्ट कार्ड में हमेशा खुद को 10 में से 10 दिए गए। फिर भी ऐसा क्यों है कि लोग देश में एक मजबूत, स्थायी और काबिल सरकार के लिए छटपटा रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए? अहम मुद्दों पर भी मनमोहन मौन रहे। गठबंधन की मजबूरी के नाम पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने दिया गया। घपलों घोटालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती रही। आर्थिक निकम्मापन दिखा और गलतियां स्वीकारने और सुधारने की बजाय नकार का भाव दिखाई दिया। आर्थिक नाकामियों को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला दिया गया। चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए किसी स्पष्ट नीति की साफ कमी दिखी। मनरेगा, किसान ऋण माफी, आपका पैसा आपके हाथ और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं या तो जमीन पर अमल में नहीं आई, या हड़बड़ी में लाई गई, या फिर घपलों घोटालों की पनाहगाह बन गई। महंगाई डायन हर गुजरते दिन के साथ और जानलेवा होती गई और इसने हर वर्ग को सताना शुरू कर दिया। 100 दिन में महंगाई कम करने के हवाई वादों और 5 रुपए में खाना जैसी बातों ने लोगों के जख्मों पर नमक का काम किया। रामदेव, अन्ना हजारे, आम आदमी और जन लोकपाल जैसे मुद्दों पर सरकार ने जरूरी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और कई बार तो रवैया तानाशाहों वाला दिखा। सवाल ये भी कि स्ट्रांग, स्टेबल और एबल गवर्नमेंट के लिए ये छटपटाहट पिछले 10 साल के शासन का ही नतीजा है, या फिर 1989 के बाद गठबंधन और अल्पमत की सरकारों के लगभग 2 दशक के दौर के बाद उपजी कुंठा का भी नतीजा। समय के लिए दिनेश गौतम। राजनीति की नई परिभाषा लिखने के लिए तैयार है। क्या जनता मजबूत, काबिल और स्थायी सरकार के लिए जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसी चीजों से आगे देखने को तैयार है? क्या रोजगार, सुरक्षा और विकास के लिए वो लगभग 2 दशकों तक चली राजनीति की गठबंधन वाली शैली से आगे देखने के लिए अब खुद को तैयार कर चुका है? उन्नीस 1977 की जनता लहर को छोड़कर 90 के दशक से पहले तक देश में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन मंडल कमंडल की सियासत ने 2.5 दशकों से देश में राजनीति की दिशा बदल दी। देश में 10 साल से लगातार यूपीए गठबंधन की सरकार है। उदारीकरण के अगुवा मनमोहन सिंह के हाथ इसकी कमान है, लेकिन विकास के फ्रंट पर हम अपेक्षा के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाए और प्रधानमंत्री ने गठबंधन की मजबूरी पर इसका ठीकरा फोड़ा। दो 2014 के आम चुनाव की ज्यादातर कमान उन युवा मतदाताओं के हाथ में है जिन्होंने उदारीकरण का दौर देखा है। इस वर्ग ने संचार क्रांति देखी है, सरकारी नौकरी से अलग सोचकर निजी कंपनियों में हैंडसम सैलरी का ख्वाब देखा है। ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर क्रिकेट में भारत की जीत पर जश्न मनाता है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उतरकर स्वतंत्रता संग्राम की यादें ताजा कर देता है। नारी की सुरक्षा के लिए इसके गुस्से को देखकर देश की सत्ता कानून को कड़ा करने के लिए मजबूर हो जाती है। ये वो वर्ग है जो दक्षिण भारत में तैयार कोलाबेरी डी गाना कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से अरुणाचल तक गुनगुनाता है। इसे नेताओं के झूठे वादों में यकीन नहीं, ये अपनी आंखों से विकास देखना चाहता है। इसे रोजगार चाहिए, जिसके लिए इसे मजबूत, काबिल और स्थायी नेतृत्व चाहिए। क्या उसकी ये महत्वाकांक्षा इतनी ताकतवर है कि वो 20 साल के पहचान की राजनीति के दौर से ऊपर उठकर मजबूत और काबिल नेतृत्व के लिए मतदान करेगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लग तो रहा है कि मतदाता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग सोचने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका दौर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव का आकलन करें तो साफ हो जाता है कि जिन सरकारों ने भी काम किया
मतदाता उन्हें दोबारा वापस लाए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और पंजाब में मौजूदा सरकारें दोबारा चुनकर सत्ता में वापस लौटी हैं। ये सारे राज्य वो हैं जहां विकास जमीन पर दिखा है। गुजरात का विकास मॉडल इस बार चुनावी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण 2010 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव है। नीतीश के पास राज्य की एक बड़ी जाति का वोट बैंक है। वो मंडल की राजनीति से उभरे नेता हैं। विरोधी विचारधारा वाली बीजेपी से तालमेल कर उन्होंने 2005 में सत्ता पाई और जनता को जमीन पर विकास दिखाकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में वापस भी लौटे। बिहार के विकास के मॉडल का वो तमगा लेकर खुद को पीएम के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार भी बता चुके हैं। यानी सियासी दलों को जमीन पर काम करके दिखाना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, सुरक्षा देनी होगी, जीवन स्तर में सुधार लाना होगा। सिर्फ जात धर्म की बात कहकर मतदाताओं को बरगलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आम मतदाता पूरी तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता। जो पार्टी उनके वर्ग विशेष को अहमियत देने के साथ साथ विकास की गाड़ी दौड़ाएगी, मतदाताओं का झुकाव उन्हीं की ओर होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस देश की कमान वो संभाल सकता है जिसके इरादे मजबूत हों, देश को मौजूदा दुश्वारियों से वो निजात दिला सके, जो नेता दमदार हो, अनिश्चितता के मौजूदा माहौल से वो देश को उबार सके, जो फैसले लेने और उन्हें निभाने का माद्दा रखता हो। कुल मिलाकर इस बार देश की जनता को एक मजबूत नेता चाहिए, लेकिन वो मजबूती कितनी हो और वो मजबूती किसमें है, सवाल ये है। आज के दौर में एक मजबूत नेता की बात होती है। जाहिर है मजबूत नेता ही देश की तकदीर बदल सकता है, लेकिन लोगों को कितना मजबूत नेता चाहिए? सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा या फिर इंदिरा गांधी जैसा? इंदिरा के मजबूत इरादों से ही 1971 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ ने तो उन्हें इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया तक कह डाला। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की भी उपाधि दे डाली, लेकिन इंदिरा की यही मजबूती इतनी बढ़ गई कि पार्टी में एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर हिलना बंद हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे फैसले इंदिरा के इशारों के गुलाम होने लगे और यहाँ तक कि प्रदेशों के सीएम भी प्रधानमंत्री का दफ्तर तय करने लगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूँ तो बदनामी से डरता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 23 सहयोगियों के साथ गठबंधन की मजबूत सरकार चलाई। सबको साथ लूंगा पर तय मैं करूंगा की तर्ज पर वाजपेयी ने एनडीए की पहली और मजबूत इरादों वाली सरकार के मुखिया के तौर पर काम किया। पोखरण परीक्षण और करगिल विजय भी उन्हीं के अटल इरादों के नाम है। देश में विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए उन्होंने आरएसएस के स्वदेशी इरादों की परवाह भी नहीं की और मंदिर मुद्दे पर तो आरएसएस के एजेंडे को भी दरकिनार कर दिया। मोदी, राहुल, केजरीवाल, जयललिता, मुलायम या फिर कोई और, इसका फैसला जनता के हाथों में है। मोदी गुजरात में विकास के सहारे अपनी मजबूत छवि पेश कर रहे हैं। राहुल मजबूत और निर्णायक फैसलों को गिना रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में विजय पताका फहराकर अपनी मजबूती दिखा चुकने की बात कर रहे हैं। यूपी में मुलायम और तमिलनाडु में जयललिता का भी खासा जोर है, लेकिन बारी जनता की है। जनता की नजर में कौन मजबूत नेता साबित होगा, बात यही रुक जाती तो भी ठीक था। सवाल ये भी है कि मजबूत आखिर कितना मजबूत। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम मजबूत हैं और उतने और उस तरह के मजबूत हैं जैसा आप चाहते हैं, ये संदेश देने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ जनता ही समझती है। अर्थ कई बार जो छिपा होता है वो किस तरह का होता है और कैसा होता है, खास कार्यक्रम अर्थात में देखिए। नीरज आपको बताएंगे कैसे राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड ने सबको हैरान कर दिया।